डॉक्टर नागेंद्र जैन 1970 के दौर में दिल्ली के ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े आंखों के सर्जन माने जाते थे। इतने बड़े कि तब उन्हें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति बी गिरी तक का पर्सनल आई सर्जन चुना गया था। 1973 तक इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन उनकी पत्नी विद्या जैन की हत्या हो जाती है। इस हत्या से दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में हलचल मच जाती है, क्योंकि हत्या किसी आम महिला की नहीं बल्कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर की पत्नी की हुई थी। और इस हत्याकांड को दिल्ली के पॉश इलाके डिफेंस कॉलोनी में ही अंजाम दिया गया था, वो भी डॉक्टर जैन के घर के ठीक सामने। जब हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर राष्ट्रपति तक पहुंच रखने वाले शख्स की पत्नी की हत्या करने की हिम्मत किसमें आई, आखिर इस हत्या की वजह क्या थी, इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए देश के टॉप अधिकारियों को लगा दिया जाता है। फिर जांच के बाद जो खुलासा होता है वो हिला देने वाला होता है। तो आखिर क्या थी इस पूरे केस के पीछे की सच्चाई, हत्यारे कौन थे, हत्या की वजह क्या थी, तो जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। यकीन मानिए सच्चाई जानकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। इस पूरे मामले में अदालत का जो फैसला आया था वो भी अपने आप में काफी हैरान करने वाला था। कैसे जानने के लिए वीडियो में जरूर आखिर तक बने रहें। कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से क्राइम की सच्ची कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको इसी कहानी के अहम किरदारों के बारे में बता देते हैं। इस कहानी के प्रमुख किरदार है डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन। नरेंद्र सिंह जैन का जन्म बेहद ही रईस घराने में हुआ था। इनके पिता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करते थे। 6 बहनों में नरेंद्र अकेले भाई थे। बचपन से ही नरेंद्र पढ़ाई में काफी तेज थे। पढ़ाई में तेज होने की वजह से उन्होंने मेडिकल के लिए कंपटीशन पास किया और स्कॉलरशिप हासिल करते हुए डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस दिल्ली में शुरू की और देखते ही देखते लोकप्रियता हासिल करते चले गए। 1960 के दशक में ये दिल्ली के बेस्ट आई सर्जन के तौर पर मशहूर हो गए। इसी बीच उनकी शादी विद्या जैन नाम की महिला से हो गई। उनकी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। करियर में अच्छा चल रहा था, मगर उनके करियर की नई उड़ान तब मिली जब 1969 में बी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति बने। दरअसल बी गिरी आंखों की समस्या से ग्रसित थे, इसलिए राष्ट्रपति बनने के बाद उनके लिए आंखों के डॉक्टर की तलाश शुरू हो गई। डॉक्टर नरेंद्र जैन पर खत्म हुई। डॉक्टर नरेंद्र जैन को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति का पर्सनल आई सर्जन चुन लिया गया। राष्ट्रपति के डॉक्टर चुने जाने के बावजूद वह अपनी पर्सनल प्रैक्टिस जारी रखते थे। अब तक डॉक्टर नरेंद्र एक बड़ी शख्सियत के तौर पर साबित कर चुके थे। देश भर में उनका नाम था। लाइफ में भी पैसों की या दूसरी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर सन 1973 में अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है। तारीख थी 4 दिसंबर 1973। इन दोनों डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन अपनी पर्सनल क्लिनिक चांदनी चौक में चलाया करते थे। हर दिन की तरह आज भी इनके यहाँ मरीजों की लंबी कतार लगी हुई थी। सभी मरीजों को देखने के बाद क्लिनिक बंद करके शाम के लगभग 7:15 बजे डिफेंस कॉलोनी में स्थित अपने मकान D29L में दाखिल होते हैं। घर में दाखिल होते ही जैन बाथरूम की तरफ जाते हैं, तभी उनकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ती है। नजर पड़ते ही डॉक्टर जैन कहते हैं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम रेडी हो जाओ, हम थोड़ी देर में अपनी बहन के यहाँ उनसे मिलने जाएंगे। डॉक्टर जैन की बहन का नाम SK जैन था, जो डिफेंस कॉलोनी में ही मकान संख्या C489 में रहती थी। जैसा की डॉक्टर जैन ने कहा था, विद्या जैन वैसा ही करती है और थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर अपने घर के बाहर निकलते हैं और मकान संख्या D229 की तरफ बढ़ते हैं। उसी घर के सामने डॉक्टर जैन की फिएट कार रखी थी। कार के पास आने के बाद डॉक्टर जैन ड्राइवर वाली सीट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि गाड़ी उन्हें ही चलानी थी, जबकि पत्नी को कार के दूसरी तरफ वाले दरवाजे को खोलकर कार के अंदर आने को कहते हैं। डॉक्टर जैन के कहे के अनुसार विद्या जैन कार के दूसरे गेट की तरफ बढ़ती हैं, जबकि डॉक्टर जैन ड्राइवर वाली सीट पर बैठने के लिए दरवाजे में चाबी लगाते हैं। तभी उन्हें एक जोर की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही डॉक्टर जैन इधर उधर देखने लगते हैं, तो वह पाते हैं कि अभी कुछ चंद सेकंड पहले जो पत्नी उनकी कार की बाईं तरफ थी वो वहां पर नहीं है। डॉक्टर जैन के बयान के अनुसार वो पत्नी को ना पाकर परेशान हो जाते हैं और तुरंत इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर बिल्कुल पास में बह रहे नाले के अंदर पड़ती है। वो देखते हैं कि नाले में कोई चीज फंसी हुई है। गौर करने पर वो पाते हैं कि वो तो उनकी पत्नी विद्या जैन है। अपनी पत्नी को नाले में गिरा देख डॉक्टर जैन तुरंत मदद के लिए चिल्लाते हैं और वो देखते हैं कि एक व्यक्ति नाले के अंदर से निकलता है और पिस्टल सीधा डॉक्टर जैन की तरफ तान देता है, मगर अगले ही पल फिर वह पिस्टल नीचे कर भागने लगता है।
अगले ही पल एक और शख्स भागता हुआ नजर आता है। डॉक्टर जैन अभी कुछ कर पाते तभी उनकी आवाज सुनकर उनके घर के अंदर मौजूद दो मेहमान ठाकुर राम सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती किरण बाई और दो नौकर कुंदन सिंह तथा गंगा सिंह निकलकर बाहर आते हैं। डॉक्टर जैन के बयान के मुताबिक इन लोगों के आने के बाद वो तुरंत इन सभी की मदद से विद्या जैन को नाले से बाहर निकालते हैं। विद्या जैन खून से लथपथ थी, परंतु वो विद्या को अपनी कार में डालते हैं और नर्सिंग होम की तरफ भागते हैं। थोड़ी देर में ये सभी विद्या जैन को लेकर पास के नर्सिंग होम में पहुंचते हैं, मगर यहाँ पहुंचते ही विद्या जैन को मृत घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि यह हत्या तत्कालीन राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर की पत्नी की हुई थी। इसलिए तुरंत पुलिस महकमा भी हरकत में आ जाता है और जांच पड़ताल की शुरुआत होती है। पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल में लगाई जाती है, जबकि एक टीम क्राइम सीन की जांच के लिए जाती है। विद्या जैन की मृत घोषित होने के बाद उसके शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि उनके शरीर पर 16 गहरे घाव के निशान हैं। उन पर चाकू से वार किया गया था। इसके कारण उनके कई इंटरनल ऑर्गन्स चोटिल हो गए थे। इसके अलावा दिल में भी चाकू का घाव हुआ था। इसी कारण तुरंत ही उनकी मौत हो चुकी थी। इधर पोस्टमार्टम की कार्रवाई चलती रही। उधर पुलिस हत्यारों को पकड़ने के लिए हत्या के कारण को समझने के लिए आसपास मौजूद एक शख्स का बयान ले रही थी। इसके अलावा इस घटना के समय वहां पर मौजूद डॉक्टर जैन से भी पूछताछ करती रही। पूछताछ हो जाने के बाद डॉक्टर जैन बताते हैं कि शायद ही उनकी हत्या लूटपाट की नीयत से की गई होगी, लेकिन पुलिस इस दावे को पहली ही नजर में खारिज कर देती है, क्योंकि जांच में पता चलता है कि जो भी ज्वेलरी विद्या जैन घर से पहनकर निकली थी वो अब भी विद्या जैन के शरीर पर सही सलामत मौजूद है। इसके अलावा कुछ ज्वेलरी जो गायब हुई थी वह टूटकर उसी नाले में गिर चुकी है जहां पर विद्या जैन की हत्या हुई थी। शुरुआती जांच में पुलिस की नजर में एक बात खटक रही थी। जब दो लोग एक साथ ही मौजूद थे तो एक की 16 बार चाकू से हत्या कर दी जाती है, जबकि दूसरे को खरोंच भी नहीं आती है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसके अलावा जब सस्पेक्ट क्राइम सीन से भाग रहा था तो डॉक्टर जैन ने उनका पीछा क्यों नहीं किया? पुलिस इन दो सवालों का जवाब डॉक्टर जैन से जानने की कोशिश करती है तो वो बुरे तरीके से हड़बड़ा जाते हैं और पुलिस को कोई भी सही जवाब नहीं दे पाते हैं। पुलिस अब घर के नौकरों से भी पूछताछ करती है तथा डॉक्टर जैन के घर और क्लिनिक की तलाशी भी ली जाती है। नौकरों से पूछताछ के दौरान तथा बैंक डिटेल खंगालने पर इस मामले में एक महिला का नाम सामने आता है। ये नाम था चंद्रेश शर्मा का। पुलिस वाले चंद्रेश नाम की महिला की तलाश में लग जाते हैं और थोड़ी मेहनत के बाद चंद्रेश शर्मा को हिरासत में ले लिया जाता है। तलाशी के दौरान चंद्रेश से कई तस्वीरें मिलती हैं। इन तस्वीरों में एक तस्वीर विद्या जैन की भी थी। पुलिस चंद्रेश की कुंडली निकलवाती है। शुरुआती जांच में पता चलता है कि चंद्रेश की शादी 1960 में हुई थी, लेकिन उसके पहले पति की मौत हो गई थी। उसके बाद चंद्रेश दूसरी शादी आर्मी के लेफ्टिनेंट से करती है, मगर 1967 में उससे भी तलाक हो जाता है। दूसरे पति से तलाक के बाद चंद्रेश शर्मा की मुलाकात एक दिन डॉक्टर जैन से होती है। इसी मुलाकात में चंद्रेश शर्मा डॉक्टर जैन से कोई काम मांगती है। इस पर डॉक्टर जैन उसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी रख लेते हैं। इस खुलासे के बाद चंद्रेश शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जैन को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और अब इस पूछताछ में ऐसा खुलासा होता है, इसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जांच में हुए खुलासे के मुताबिक जब चंद्रेश शर्मा डॉक्टर जैन की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम करने लगती है तो इसी दौरान इन दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। चंद्रेश शर्मा और डॉक्टर जैन के प्यार की खबर डॉक्टर जैन की पत्नी विद्या जैन को भी लग जाती है। इस पर विद्या और डॉक्टर जैन की लड़ाई होती है। विद्या जैन चाहती थी कि डॉक्टर जैन चंद्रेश शर्मा को नौकरी से निकाल दे, मगर चंद्रेश के प्यार में पागल डॉक्टर जैन किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करना चाहते हैं। मगर पत्नी की जिद के कारण वो चंद्रेश शर्मा को 1972 में ही नौकरी से निकाल देते हैं। नौकरी से निकाल देने के बाद चंद्रेश अम्बाला में रहने चली जाती है। चंद्रेश के अम्बाला चले जाने के बावजूद भी डॉक्टर जैन और चंद्रेश के प्यार में कमी नहीं आती है। वो दोनों अभी भी कांटेक्ट में बने रहते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर जैन चंद्रेश को पैसे भी भेजना जारी रखते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि शादी का मन बना लेते हैं। मगर डॉक्टर जैन के सामने समस्या ये थी कि वो पहले से ही शादीशुदा थे। ऊपर से समाज में उनका बड़ा नाम था।
इसलिए वो चुपके से शादी करने से कतरा रहे थे। वो चाहकर भी पत्नी को तलाक नहीं दे पा रहे थे क्योंकि इससे उनकी रेपुटेशन पर काफी बुरा असर पड़ता। जब डॉक्टर जैन और चंद्रेश शर्मा को कोई रास्ता नजर नहीं आता दिख रहा था तो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि पत्नी विद्या जैन को रास्ते से हटा दिया जाए तो दोनों आसानी से शादी कर सकते हैं। प्लान बनाया जाता है कि विद्या की हत्या करवा दी जाए, मगर हत्या को इस तरह से अंजाम दिया जाए कि लूटपाट लगे। इसी प्लान को अमल में लाने के लिए अब अम्बाला में रह रही चंद्रेश शर्मा दिल्ली में ही हवलदार की नौकरी करने वाले अपने एक 25 साल के दोस्त राकेश कौशल से मिलती है। पहली मुलाकात में ही चंद्रेश राकेश से कहती है कि डॉक्टर जैन अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहते हैं, मगर वो काम इस तरीके से करवाना चाहते हैं कि किसी को कानो कान खबर ना हो। बदले में इस काम के लिए मोटा पैसा दिया जाएगा। राकेश इस काम को करने के लिए तो तैयार नहीं होता है, मगर वो चंद्रेश शर्मा की मुलाकात करण सिंह नामक व्यक्ति से करवा देता है। अब विद्या जैन को रास्ते से हटाने का काम करण सिंह को दिया जाता है। बदले में करण सिंह को 20,000 रुपए की पेशकश की जाती है। 70 के दौर में यह एक बड़ी रकम थी। ऑफर सुनकर करण सिंह इस हत्या को करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। तय होता है कि 10,000 रुपए काम करने से पहले दिए जाएंगे और 10,000 रुपए काम हो जाने के बाद में दिए जाएंगे। वादे के मुताबिक करण सिंह को काम होने से पहले 10,000 रुपए डॉक्टर जैन द्वारा दे दिए जाते हैं। पैसे लेने के बाद करण सिंह हत्या की तारीख तय कर देता है, मगर वह उस तारीख पर विद्या की हत्या नहीं करता है, बल्कि आए दिन तारीख टालता रहता है और लगभग ऐसा करते हुए उसे 3 महीने गुजर चुके थे और करण सिंह 10,000 रुपए का एडवांस लेकर कहीं लापता हो जाता है। करण के पैसे लेकर भागने की वजह से अब चंद्रेश शर्मा राकेश पर दबाव बनाने लगती है। दबाव की वजह से राकेश जहां हवलदार की नौकरी करता था वहां से अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना लेता है और अपने गांव चला जाता है। गांव आकर वह ऐसे व्यक्ति की तलाश में लग जाता है जो विद्या की हत्या कर सके। इसी तलाश में उसकी नजर गांव के ही रहने वाले 20 साल के रामकिशन पर पड़ती है। वह रामकिशन से कहता है कि मैं तुम्हें दिल्ली में काम दिलाऊंगा, मेरे साथ दिल्ली चलो। इस तरह राकेश बहाने से रामकिशन को दिल्ली लेकर आ जाता है। यहाँ आते ही वह रामकिशन से कहता है कि अगर तुम्हें काम चाहिए तो पहले तुम्हें हत्या करनी होगी और तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा और तुम्हारी जान भी जा सकती है। इतना सुनकर रामकिशन डर जाता है और विद्या की हत्या की बात कबूल लेता है। इसके बाद कई दिनों तक राकेश रामकिशन को लेकर विद्या के पीछे घूमता रहता है, मगर हर बार रामकिशन किसी बहाने से विद्या की हत्या का प्लान टाल देता है। इस तरह 3 हफ्ते और गुजर जाते, मगर विद्या की हत्या करवाने में राकेश कामयाब नहीं हो पाता है। इधर विद्या की हत्या करने में देरी हो रही थी, उधर चंद्रेश शर्मा और डॉक्टर जैन शादी करने को बेताब हो रहे थे। इसी कारण चंद्रेश फिर से राकेश पर दबाव बनाने लगती है। इसका असर ये होता है कि राकेश रामकिशन पर दबाव बनाने लगता है कि तुम्हें हत्या करनी ही होगी, मगर अंत में रामकिशन भी हत्या करने से इनकार कर देता है। मगर वो यहाँ पर राकेश को कल्याण नामक शख्स के बारे में भी बताता है। कल्याण इस इलाके का पेशेवर अपराधी था। कल्याण इस तरह के अपराधों को पहले भी अंजाम दे चुका था। तुरंत राकेश कल्याण से मिलता है और अपने प्लान के बारे में समझाता है। सारी बात सुनने के बाद कल्याण राकेश की मुलाकात भागीरथ नामक शख्स से करवाता है। डील फाइनल हो जाने के बाद भागीरथ विद्या जैन की हत्या का काम करतार सिंह और उजागर सिंह नामक 2 व्यक्ति को देता है। करतार सिंह और उजागर सिंह विद्या की हत्या के लिए 25,000 रुपए की डिमांड करते हैं। पैसों की बात बन जाती है। अब करतार सिंह उजागर सिंह ही विद्या की हत्या को अंजाम देंगे। डील तो 25,000 रुपए में हुई थी, मगर पहली बार 10,000 रुपए एडवांस लेकर भाग जाने के कारण इस बार एडवांस 500 रुपए दिया जाता है और कहा जाता है कि काम पूरा होने के बाद पूरे पैसे मिल जाएंगे। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद 4 दिसंबर 1973 को शाम के 4:30 बजे डॉक्टर जैन की क्लिनिक के बगल में मौजूद रेस्टोरेंट में डॉक्टर जैन उन लोगों को बुलाते हैं जो उनकी पत्नी की हत्या करने वाले थे। डॉक्टर जैन, चंद्रेश शर्मा, उजागर सिंह और करतार सिंह की एक मीटिंग होती है। इसी मीटिंग में डॉक्टर जैन बताता है कि यह हत्या आज शाम ही होनी है। यहीं पर डॉक्टर जैन बताता है कि वह अपनी पत्नी को घर से बाहर घुमाने के लिए बाहर निकलेगा, तभी करतार सिंह और उजागर सिंह उसकी हत्या कर देंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद डॉक्टर जैन अपनी क्लिनिक जाता है, फिर वहां से अपने घर जाता है। अपने प्लान के अनुसार अपनी पत्नी को बहन से मिलने के लिए तैयार करता है, घर के बाहर लाता है। जैसे ही विद्या घर के बाहर आती है और गाड़ी के अंदर बैठने की कोशिश करती है, तभी करतार सिंह और उजागर सिंह विद्या को दबोच लेते हैं, ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करते हैं। डॉक्टर जैन खड़े सब कुछ देख रहा होता है। विद्या को मारने के बाद दोनों पास ही बह रहे नाले में फेंक देते हैं और भाग जाते हैं।
इसके बाद डॉक्टर जैन चौंकने का नाटक करते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं। यहाँ तक बिल्कुल प्लान के मुताबिक सही जा रहा था। शुरुआती जांच में डॉक्टर जैन ने पुलिस को यह यकीन दिला दिया कि यह हत्या किसी और ने करवाई है, मगर पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक तरफ विद्या की हत्या हो जाती है और नरेंद्र जैन को खरोंच तक भी नहीं आती है। इसी के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच करते हुए इस हत्याकांड से पर्दा उठाती है। पूरे मामले के खुलासे के बाद डॉक्टर जैन उनकी गर्लफ्रेंड चंद्र शर्मा के अलावा इस हत्या में शामिल सभी लोगों को एक के बाद एक गिरफ्तार करती है। इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में शुरू होती है। निचली अदालत की पूरी सुनवाई के बाद सबूतों तथा गवाहों के बयानों के आधार पर डॉक्टर जैन चंद्र शर्मा और राकेश कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाती है, जबकि इस हत्या को अंजाम देने वाले करतार सिंह और उजागर सिंह को सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई जाती है। कमाल की बात तो ये थी कि हत्या करतार सिंह और उजागर सिंह ने की थी, मगर अदालत हत्यारा डॉक्टर चंद्र शर्मा और राकेश को मानती है, जिन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया, जबकि विद्या की जान लेने वाले करतार और उजागर सिंह को सिर्फ 2 साल की सजा मिलती है, वो भी हत्या के लिए नहीं बल्कि हथियार खरीदने के जुर्म में। डॉक्टर जैन के वकील इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हैं। यहाँ भी लंबे समय तक सुनवाई होती रहती है, लेकिन कोर्ट का फैसला आता है वह थोड़ा चौंकाने वाला होता है। हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार डॉक्टर जैन चंद्र शर्मा और राकेश को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जबकि करतार सिंह और उजागर सिंह को मौत की सजा सुनाई जाती है। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। वहाँ भी लंबे समय तक सुनवाई चलती रहती है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा जाता है कि यह सच है कि हत्या की पूरी प्लानिंग डॉक्टर जैन चंद्र शर्मा और राकेश ने की थी, लेकिन करतार सिंह और उजागर सिंह ने इस हत्या को अंजाम दिया था। अगर करतार और उजागर ने पैसों के लालच में आकर यह हत्या नहीं की होती तो शायद विद्या की जान बच जाती। इसलिए साजिश करने वाले डॉक्टर जैन और चंद्र से कहीं ज्यादा दोषी करतार सिंह और उजागर सिंह है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी को जेल में भेज दिया जाता है। अब आपके दिल में एक सवाल आ रहा होगा कि जिन दोषियों को ये सजा दी गई उनके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन इन दोषियों के साथ जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला था। इस मर्डर को अंजाम देने वाले डॉक्टर जैन और चंद्र शर्मा लगातार 16 साल जेल में रहते हैं। इसके बाद उन्हें अच्छे व्यवहार के कारण जेल से रिहा कर दिया जाता है। राकेश जेल में ही रहता है, जबकि हत्या को अंजाम देने वाले करतार सिंह उजागर सिंह को 1985 में फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। करतार सिंह और उजागर सिंह को फांसी पर लटकाए जाने का विरोध जनता द्वारा किया जाता है, क्योंकि असली दोषी चंद्रेश और डॉक्टर जैन थे जिसने पूरी घटना को रचा, लेकिन कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही मानते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अभी तक आपने क्राइम की सच्ची कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।